अस्सलाम नाज़रीन, K21 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। हेल्थ 21 में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस हेल्थ 21 के प्रोग्राम में हम लोग सेहत आमा से मुतालिक मर्ज़ के हवाले से बात करते हैं और दीगर अमराज हैं जिन पर गुफ्तगू की जाती है इस प्रोग्राम में। और कुछ मर्ज़ प्रिवेंटेबल होते हैं, कुछ मर्ज़ जो होते हैं वो प्रिवेंटेबल नहीं होते हैं, और दीगर बेशुमार मर्ज़ हैं जिनके लिए मौलिज को दिखाया जाता है और मौलिज से ही हम लोग जानते हैं कि ये किस हद तक प्रिवेंटेबल हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में प्रोफेसर एंड डॉक्टर सैयद रज़ा खैरात रिजवी, जो कि न्यूरो सर्जन हैं और साबका हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी जिना अस्पताल भी हैं। हम आपको इस स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर रज़ा साहब, मुझे बताइएगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन ट्यूमर, जिसको दिमाग की रसूली भी कहा जाता है, और कहते हैं कि दिमाग में एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से ये बीमारी जन्म लेती है। तो मुझे बताइएगा असल में ब्रेन ट्यूमर है क्या और इसकी अलामात क्या हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा, देखिए जी, ब्रेन ट्यूमर जैसे कि आपने बताया कि ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द ब्रेन होती है जी। द ब्रेन के जो खलिए होते हैं, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, उनमें कोई एबनॉर्मल ग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ शुरू हो जाती है जी। जो फिर अतराफ के हिस्सों पे, अतराफ के स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर डाल के सिम्टम प्रोड्यूस करती है। और जैसे कि वो जिस भी सेल से ग्रो करते हैं उसको फिर उस सेल के नाम से वाबस्ता कर दिया जाता है। जैसे जो एस्ट्रोसाइट से ग्रो कर रहा है तो उसको हम एस्ट्रोसाइटोमा के नाम से पुकारते हैं, और जो ओलिगोडेंड्राइट से करता है तो उसको हम ओलिगोडेंड्रोग्लामा बोलते हैं। अच्छा। तो ग्लामा मीन ब्रेन ट्यूमर को हम उसको उसके जहाँ से ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से। अब एस्ट्रोसाइटोमा जो है उसकी 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ठीक है, जो ग्रेड 4 होता है उसे हम हाईली मैलिग्नेंट ग्रेड तस्वुर करते हैं, और जिसमें हम कहते हैं कि उसमें कैंसर के अलामात ज़्यादा हैं, और उसको फिर फौरी तौर पे सर्जरी की जाए या ना की जाए वो उस वक्त के मरीज़ की कंडीशन के हिसाब से फैसला किया जाता है। इसी तरह जब हम ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास की तरफ जाते हैं तो ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास जो होते हैं वो कंपैरेटिवली उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होती है, और उनमें अगर ऑपरेशन करके किसी भी स्टेज पे किया जाता है तो उसमें उनका मरीज़ का जब मुकम्मल ट्रीटमेंट हो जाए, जिसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन शामिल होती है, उससे अच्छा आउटकम मिल जाता है। अच्छा। ये कॉमनेस्ट ट्यूमर हैं ब्रेन के, जो कि हम जिन्हें कहते हैं कि 45 से 50% ये एस्ट्रोसाइटोमास या जो इंट्रिंसिक ट्यूमर जो कि ब्रेन के खलिए से या ब्रेन के सेल से बन रहे हैं। अच्छा। तो 45 से 50% होते हैं। उसके बाद बारी उन ट्यूमर्स की आती है जिसके अंदर मेनिंजोमास होते हैं, जो कि मेनिंजोमास बेसिकली वो ट्यूमर्स हैं जो कि दिमाग की झिल्ली से ग्रो करते हैं, और दिमाग की झिल्ली के से ग्रो करने के बाद वो दिमाग के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं। और इनमें मोस्ट ऑफ द ट्यूमर जो होते हैं वो बेनाइन यानी कैंसरियस नहीं होते। अच्छा। ठीक है, उनमें चंद एक % के ट्यूमर्स होते हैं जिनको कि हम एटिपिकल मेनिंजोमास या मैलिग्नेंट मेनिंजोमास कहते हैं, जिनके अंदर कैंसर के अलामात होते हैं। अदरवाइज ये ट्यूमर्स होते हैं, अगर इनको हम कंप्लीटली जो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से इनको ऑपरेट करके निकाल दें तो इनकी ग्रोथ दोबारा नहीं होती। हाँ, इसके जो असरात होते हैं जैसे कि उसको दौरे पड़ना या चक्कर आना या नज़र का ख़राबी होना, अगर वो हो चुकी है तो वो फिर उस तरह चलते रहते हैं। ठीक है, ये तो वो तमाम। इसके अलावा दिमाग के अंदर कोई भी ट्यूमर बॉडी में कहीं से ग्रो करके जा सकता है, जिसमें कॉमन जी उसमें जैसे ब्रेस्ट है, ख़वातीन में ब्रेस्ट ट्यूमर अगर है तो वो ब्रेन में ग्रो करके जा सकता है। अच्छा। हाँ, किडनीज का अगर कोई ट्यूमर हो तो वो भी ब्रेन में ग्रो करके जा सकता है। डॉक्टर साहब, बताया जाता है कि ब्रेन ट्यूमर्स की बेशुमार टाइप्स होती है, आप मुझे बताइएगा कि कितने टाइप्स के होते हैं ब्रेन ट्यूमर्स? देखिए, ब्रेन ट्यूमर्स को अगर हम उसकी बेनाइन और मैलिग्नेंसी के हिसाब से डिवाइड करें जी, तो ये 2 तरह के ट्यूमर्स होते हैं, एक कैंसरियस और एक नॉन कैंसरियस। उसकी लोकेशन के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो एक सुप्रासेलर यानी कि दिमाग के ऊपरी हिस्से में होता है, और दूसरा इंफ्राटेंटोरियल या वो दिमाग के निचले हिस्से में होता है। एक और उसकी जो है वो है उसकी लोकेशन के हिसाब से कि दिमाग में जो हिस्से हैं उसके टेम्पोरल लोब का ट्यूमर है, फ्रंटल लोब का ट्यूमर है, पैराइटल लोब का ट्यूमर है, ऑक्सीपिटल लोब का ट्यूमर है, या पोस्टीरियर फोसा का ट्यूमर है। तो उसके हिसाब से भी उनकी डिवीजन होती है। और फिर यकीनी तौर पे उनकी, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था,
तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स एंड मेनिंजियोमास की, उसके साथ साथ फिर मेटास्टेटिक ट्यूमर्स वो आ जाते हैं जो कि कहीं से ग्रो करके ब्रेन में उनकी ग्रोथ आती है। इसके साथ साथ छोटे बच्चों में जो ट्यूमर्स होते हैं, अच्छा, छोटे बच्चों में जो ट्यूमर्स होते हैं उन वो कॉमनली पोस्टीरियर फोसा, जो दिमाग का छोटा हिस्सा होता है जिसे हम छोटा दिमाग कहते हैं, वहाँ पे होते हैं। उसके अंदर जो ट्यूमर्स हैं वो, उनमें ज़्यादातर ट्यूमर जो हैं उनको हम अनफॉर्चुनेटली उन्हें हम मैलिग्नेंट कंसीडर करते हैं, यानी वो कैंसरियस होते हैं। अच्छा, और उनकी एज ऑफ डायग्नोसिस जो होती है, लेट से अगर एक ट्यूमर की एज ऑफ डायग्नोसिस 2 साल है मेडलोब्लास्टोमा की, तो तमाम तरह चीज़ें करने के बाद उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम 2 से 3 साल रखते हैं। अच्छा। और उसी तरह जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम बढ़ाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बच्चों का भी जिक्र किया कि बच्चों को भी लाहक हो जाता है, फिर आपने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से ख़वातीन में भी ये मर्ज आ जाता है, तो मुझे बताइएगा कि सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन होता है इस मर्ज से? देखिए जी, इसमें जो फीमेल डोमिनेंट है, अच्छा, ठीक है, फीमेल डोमिनेंट है। और दूसरी चीज़ है कि इसमें अब जो है जो मुख्तलिफ टाइप के ट्यूमर्स हैं उनके हिसाब से वो वेरिएशंस आती हैं। लेकिन इसमें फिर एक और चीज़ मैं जो बता रहा था आपको जी, पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर्स होते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारा अच्छा, दिमाग के अंदर एक हार्मोन को सिक्रीट्स करता है, हार्मोनल सिक्रीशन करता है। उसमें ख़वातीन को एक तकलीफ़ के साथ वो आती हैं कि उनकी माहवारी बंद हो गई है, अच्छा, उनकी नज़र में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, तो वो प्रोलैक्टिनोमाज होते हैं, उसमें फिर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह अगर ये मर्दों में अलामतें होती हैं मेल के अंदर, तो उनको गायनोकोमेस्टिया यानी कि उनकी छाती बड़ी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, हाँ, इसी तरह पिट्यूटरी के अंदर एक और जो कॉमन ट्यूमर है वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर है। ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर में आपने देखा होगा जैंटिज्म हो जाता है, बहुत बड़े कद हो जाते हैं, हाथ उनके बड़े, फेस उनका बड़ा, सारे जो उनकी चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। और वो एक आम आदमी के अंदर, आम पॉपुलेशन के अंदर अलग ही नज़र आता है, इसको एक्रोमेगैली भी कहते हैं, ठीक है, एक्रोमेगैली भी कहते हैं। उसमें फिर उसमें एडिशनल चीज़ें होती हैं जो कि हार्मोनल स्टडी के हिसाब से फिर उनकी तशखीस बनती है। और इसके साथ साथ एक ट्यूमर जो कि बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है वो सैलर ट्यूमर होता है, क्रेनियोफेरिंजियोमा। क्रेनियोफेरिंजियोमा की अलामात ये होती हैं कि बच्चा जो होता है वो जो 20 साल का बच्चा होता है वो 12 साल का लगता है। अच्छा, वो अपनी उम्र में अपनी ग्रोथ से पीछे होता है और उसमें दिमाग पे प्रेशर बनता है जिसमें पानी के दबाव की वजह से। और वो फिर उसका 2 स्टेज का ट्रीटमेंट होता है कि हम पानी के दबाव को रिलीज़ करते हैं और साथ साथ फिर ट्यूमर को एड्रेस करते हैं और ट्यूमर की सर्जरी करके उसको शुआएं या कीमोथेरेपी जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बेशुमार अलामात का जिक्र किया है ब्रेन ट्यूमर का, सबसे बड़ी अलामत क्या होती है? देखिए जी, सबसे बड़ी अलामत इसके अंदर जो शुरू होती है वो सर दर्द के साथ से शुरू होती है। मुसलसल सर दर्द या कम सर दर्द? देखिए जी, इंटरमिटेंट हेडेक्स होते हैं, वो एसोसिएटेड हो सकते हैं, उल्टियों के साथ भी हो जाते हैं और नज़र का ब्लर होना, अंधेरा आ जाना आंखों के सामने, फिट्स पड़ना भी इसमें शामिल है? फिट्स पड़ना उसमें शामिल है, दौरे पड़ सकते हैं। अच्छा, और जिस्म का कोई एक हिस्सा नम पड़ जाता है, क्योंकि अगर ट्यूमर राइट साइड पे है तो यूजुअली उल्टे हाथ का हिस्सा नम पड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, ट्यूमर लेफ्ट पे है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो लेफ्ट डोमिनेंट होते हैं, उसके अंदर स्पीच स्लड हो जाती है ट्यूमर के प्रेशर की वजह से। ट्यूमर की ग्रोथ अगर स्पीच एरिया में आ रही है, सीधे हाथ की पावर, सीधे हाथ में नमनेस, सीधे हाथ की टिंगलिंग सेंसेशन, ये तमाम अलामतें आ जाती हैं। लेकिन सर दर्द होने का मकसद हर दफ़ा हर सर दर्द के अंदर ट्यूमर नहीं होता। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर सर दर्द है और बहुत सारी अलामतें ऐसी हैं जो कि दौरा पड़ रहा है या बेहोशी तारी हो रही है या नज़र भी उस पर कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो उस मरीज़ को एक दफ़ा प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बिकॉज वो अगर छोटी छोटी जगहों पे चले जाते हैं, देहातों में, वो कि जी इस पर साया हो गया है तो वो जनाब उसको जूता सुंघाया जा रहा है, उसको इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, उनका कोई रोल नहीं है। तो बेहतर यही होता है कि उनको एक प्रॉपरली और इसमें न्यूरो सर्जरी बहुत ज़्यादा नेगलेक्टेड सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत सारे मरीज़ उस वक्त हमारे पास पहुंचते हैं
जब या तो उनकी नज़र जा चुकी होती है या उनकी माधुरी परमानेंट हो चुकी होती है या ट्यूमर की स्टेजिंग बहुत आगे बढ़ चुकी है। यानी कि जब पानी सर से गुजर चुका होता है तब आपके पास आता है बिल्कुल, बहुत देर में पहुंचते हैं आपके पास। अच्छा, बहुत देर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा कि क्या जीन्स में शामिल होने की वजह से भी इस मर्ज का लाहक होना बन जाता है कि अगर फैमिली में किसी को ब्रेन ट्यूमर हो तो फैमिली के किसी दूसरे मेंबर को ब्रेन ट्यूमर भी हो गया, ऐसा भी देखा गया है क्या? नहीं, देखें ऐसी ये बिल्कुल एक मिथ है, ऐसा सच नहीं है। मैंने बहुत ही रेयर है ये कि एक दो कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि कुछ ट्यूमर जो फैमिली में 2-3 भाई बहनों को निकल आए। ये मेरे भी एक्सपीरियंस से कुछ ऐसे केसेस गुजरे, बट इट्स नॉट अ वेरी कॉमन थिंग। इसमें ये कह देना कि अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर फैमिली में है तो उसको एक जैसे लगा दिया जैसे कि जो फैलने वाली या लगने वाली बीमारी नहीं है, जैसे कि कोविड एक चीज़ थी कि जिससे वो लग जाया करती थी या वो हो जाया करता था। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि बच्चों को फिट्स भी पड़ते हैं और फिट्स की वजह से उनके फैमिली वाले अक्सर देहातों में ये देखा गया है कि अगर फिट्स पड़ते हैं तो उनको दम गुरूद के लिए किसी आस्थाने पर ले जाया जाता है बजाय इसके कि किसी बेहतर और स्पेशलिस्ट न्यूरो सर्जन के पास ले जाया जाए। तो ये अवेयरनेस की कमी है या किस चीज़ की कमी है? देखिए जी, दो चीज़ें हैं इसमें बहुत अहम। एक तो डेफिनेटली अवेयरनेस की आपने बात की जी, और दूसरी थी लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल। असल में हमारे यहाँ तालीम नहीं है और आज दिन तक हम अनफॉर्चुनेटली, स्पेशली अगर आप सिंध में चले जाएं तो आपको ऐसे बहुत सारी जगहें मिलेंगी जहाँ की एजुकेशन बहुत कम है। उसकी वजह सबसे पहला उनके जहन में वही आता है कि इसको किसी का साया हो गया है, इस पर किसी ने जादू कर दिया है, तो वो वहाँ जाके टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। और जब वो हमारे पास पहुँचते हैं तो या तो बच्चे की नज़र जा चुकी होती है या बच्चे के अंदर माधुरी आ चुकी होती है। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि दौरे भी जो पड़ते हैं बच्चों के अंदर, ये ज़रूरी नहीं है कि हर दौरा जो है जिसमें पड़ रहा है उसको ब्रेन ट्यूमर हो। क्योंकि इसमें प्राइमरी एपिलेप्सी और सेकेंडरी एपिलेप्सी आती है। प्राइमरी एपिलेप्सी यूजुअली उसके अंदर वो अर्ली एज से शुरू होती है जी। और उसके अंदर सिर्फ ब्रेन के अंदर इरेगुलर वेव्स बनती हैं जो किसी हिस्से में बनती हैं जिसकी वजह से दौरा पड़ता है। और सेकेंडरी एपिलेप्सी जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर यकीनी तौर पे को अंडरलाइंग पैथोलॉजी निकलती है, जिस पैथोलॉजी की वजह से उसको दौरा पड़ सकता है या उसे दौरा पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेन ट्यूमर के हवाले से कोई दिलचस्प हक़ाइक़ सामने रखिएगा हमारे नाज़रीन के। देखिए जी, इसमें दिलचस्प हक़ाइक़ का ज़्यादा ताल्लुक़ है कि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, मैं आपको बताता चलूँ कि हमें अपनी अंदर की अलामतों को देखते हुए हमें उनको एड्रेस करना चाहिए। एड्रेस करके आप कम से कम किसी भी एक ऐसे न्यूरोलॉजिकल सेटअप में, अब पब्लिक सेक्टर में ऑलमोस्ट सिंध के अंदर तकरीबन लाड़काना में, नवाबशाह में, गम्बट में, मुख्तलिफ जगहों पे सेटअप बन गए जहाँ एक दफ़ा आप पहुँच जाएं, एक दफ़ा आप रूल आउट कर लें कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। ठीक है डॉक्टर, इस पर मज़ीद आपसे बात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हेल्थ 21। वेलकम बैक नाज़रीन, हेल्थ 21 के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद रज़ा रिजवी साहब जो कि ब्रेन ट्यूमर के हवाले से बता रहे थे हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी देखा गया है कि दिमाग सुन हो जाना और बीपी का हाई हो जाना, बेतहाशा गुस्सा आना और फिर गुस्से के बाद जो हमने किया वो भूल जाना कि गुस्से में हमने क्या किया है, तो ये भी क्या अलामत है ब्रेन ट्यूमर की? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, ब्रेन ट्यूमर की अलामत भी है और नहीं भी है। अच्छा, देखें ब्लड है और नहीं भी है। हाँ, देखिए, लेकिन वही वाली बात जो मैंने आपसे कहा ना कि ये तमाम तर जो अलामतें होती हैं इनका वर्कअप ज़रूरी होता है। भूलना, मेमोरी इम्पेयरमेंट यस हो सकता है अगर ब्रेन ट्यूमर हमारे उस हिस्से में पड़ा हुआ है जहाँ पे कि हमारी मेमोरी होती है। अच्छा। उसकी वजह से हो सकता है। यूजुअली ब्लड प्रेशर्स जो होते हैं वो हायर साइड पे होते हैं। जब भी ब्रेन के अंदर कोई ग्रोथ होती है, फिनोमिना है कि बीपी इज़ ऑन द हायर साइड, जब भी हमारे दिमाग के अंदर कोई ग्रोथ होती है उससे ब्लड प्रेशर बढ़ने रहता है, बढ़ता रहता है। नमनेस देखिए, ये एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है
कि हाथ पैर में नमनेस आ जाना, जैसे मैंने आपसे अर्लियर जिक्र किया था कि अगर राइट साइड पे ट्यूमर है तो लेफ्ट साइड में नमनेस आ जाती है, और लेफ्ट पे अगर है तो राइट साइड में नमनेस आ सकती है। बिल्कुल। तो ये तमाम तर, लेकिन अगेन फिर हम उसी बात पे वापस आ जाते हैं कि देखिए जी, वर्कअप के बाद ये तमाम तर चीज़ों को हम कंफर्म कर पाते हैं कि आया ये ब्रेन में किसी ग्रोथ की वजह से है या सिर्फ सिंपल हाई ब्लड प्रेशर की वजह से है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ब्रेन ट्यूमर की ज़िंदगी क्या है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर की ज़िंदगी जो है वो वेरी करती है 3 महीने से लेके इंडेफिनेट। अच्छा। ये डिपेंड करता है कि हम किस ट्यूमर को डील कर रहे हैं और वो ट्यूमर की मैलिग्नेंसी क्या है और उसको किस स्टेज पे ऑपरेट या मैनेज किया गया है। अगर हम एस्ट्रोसाइटोमा ग्रेड 4, जिसे कि हम ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म बोलते हैं, उसको हम कर रहे हैं, तो उसमें हम जो सर्जरी करने ना करने की सूरत में हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो देते हैं मरीज को, वो 3 से 6 महीने की देते हैं। ऑपरेट करने में ये है कि थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बेहतर कर सकते हैं, और बायोप्सी प्रूव करने के लिए करते हैं ताकि हमें बायोप्सी में प्रूवन हो जाए कि जो हम बात कर रहे हैं ये ग्रेड 4 ही है। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेशन आ गई हैं जिनको इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद हमें पता लग जाता है कि ट्यूमर की ग्रेडिंग क्या है, लेकिन फिर भी डेफिनेटली बायोप्सी इज़ द डेफिनेट आंसर कि जी हमें फर्दर ट्यूमर के साथ क्या करना है। तो जो हाईली मैलिग्नेंट है, और अब जैसे हम मेनिंजोमा की तरफ चले जाते हैं, तो मेनिंजोमा अगर एक दफ़ा हमने कंप्लीट एक्ससीजन कर दिया तो फिर वो समझें कि उस पर ज़िंदगी एक नॉर्मल ज़िंदगी होती है। उस पर जो प्रॉब्लम्स लाइक दौरा पड़ सकता है, नमनेस आ सकती है, उसके लिए दवाएं चलती रहती हैं जो लाइफ लॉन्ग होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये तासुर होता है कि कैंसर एक लाइलाज मर्ज़ है, और वैसे ही ब्रेन ट्यूमर के हवाले से सुनकर अक्सर लोग हवास भागता हो जाते हैं, या वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आया ये ब्रेन ट्यूमर का इलाज मुमकिन है या नहीं मुमकिन है। तो मुझे बताइएगा कि इसका इलाज कितना तसल्ली बख्श और प्रिवेंटेबल होता है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर की जो इलाज है बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा। और ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम ब्रेन ट्यूमर की कौन सी क्लास को डील कर रहे हैं। अगर हम उसकी बेनाइन क्लास को डील कर रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड आउटकम, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को डील कर रहे हैं, जैसे कि मैंने जिक्र किया ग्लायोब्लास्टोमा है, या पेशेंट हमारे पास उस स्टेज पे आया है जिसके अंदर माजूरी हो चुकी है, उसकी नज़र जा चुकी है और वो बेड बॉन्ड है, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसमें हम जो भी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि ये रेशियो क्या बताया जाता है कि 1000 में से 1 या 2 अफराद को ये मर्ज़ लाहक होता है, कितनी सदाकत है इस बात में? देखिए जी, ये जो बात करते हैं हम, तो ये समझते हैं इट इज़ लेस देन 1%। अच्छा, मतलब ये लेस देन 1%। और ये कि ये 2019 में एक लिटरेचर डेनमार्क में एक रिपोर्ट हुआ था जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया था कि डेनमार्क में वो 17.9% तक ट्यूमर्स उनके पास निकले थे, जो उन्होंने एक लिटरेचर में एक रिपोर्ट इसकी है, जो कि अदरवाइज अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो इट्स लेस देन 1%, लेकिन वी टेक इट एज 1% ना। अच्छा, आखिरी में मैं पूछना चाहूँगा कि इसकी अवेयरनेस के लिए क्या मुमकिन इकदाम करने चाहिए कि इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके? देखिए, इसकी अवेयरनेस के लिए सबसे पहले तो एजुकेशन आती है। अच्छा। जब इंसान पढ़ता है, पढ़ा लिखा होता है, तो चीज़ों को सर्च करता है, सर्वे करता है। और आज के ज़माने में अगर आप देखें तो आपके पास ये आपके हाथ में मोबाइल जो है, ये आपको हर चीज़ की डिटेल, हर चीज़ की चीज़ प्रोवाइड करता है। और देखिए जी, मैं यही कहूँगा कि इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि आपको कोई भी इसमें से कोई अलामत है उसको बिल्कुल गैर मामूली ना सोचें। अच्छा। और उसको छोड़ें नहीं, और उसको आप डील करें अकॉर्डिंग टू थिंग्स, और उसका वर्कअप कराएं, इन्वेस्टिगेशन करें, तो ये एक अच्छा ट्रीटमेंट है और अच्छा आउटकम भी होता है। अगर चीज़ें अर्ली टाइम पे डायग्नोस हो जाती हैं, अर्ली टाइम पे उसका इलाज होता है, अर्ली गुड आउटकम होता है। ठीक है। डॉक्टर सैयद रज़ा खैरात रिजवी ब्रेन ट्यूमर के हवाले से बता रहे थे। आज प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया कि ब्रेन ट्यूमर के हवाले से उसकी अलामात पर बात हुई, ब्रेन ट्यूमर क्या है उस पर बात हुई, और इसका इलाज किस हद तक मुमकिन है, कितना प्रिवेंटेबल है, उस हद तक बात हुई। और ये बात हुई कि कौन कौन सी इसकी अलामात है और इसकी अवेयरनेस और इसकी नॉलेज होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज इज़ द की ऑफ एवरी सक्सेसफुल एम। और नॉलेज हर एम के लिए, हर चीज़ के लिए सक्सेसफुल मानी जाती है, और उतनी अवेयरनेस भी मानी जाती है सक्सेसफुल तरीके से। तो नॉलेज और अवेयरनेस
इसको फाइट करने के लिए, ब्रेन ट्यूमर से फाइट करने के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। और मेरी गुजारिश है आप सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और नॉलेज हासिल करें ताकि आपको पता चले कि किस मर्ज़ की क्या अलामात हैं, ताकि उसके मुआलिज के हवाले से जाएं। और जब भी कोई ऐसा मर्ज़ लाहक हो तो माहिरीन से रब्ता करें, उसके मुआलिज से रब्ता करें, उसके स्पेशलिस्ट से रब्ता करें ताकि जल्द अज जल्द उस पर काबू पाया जा सके। क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी जैसा कि बताया है, डॉक्टर सैयद रज़ा खैरात रिजवी साहब ने, कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि पानी सर से ऊपर गुजर जाता है, तब मरीज़ हमारे पास आ रहे होते हैं कि हम अंधे हो गए हैं या हमारे आंखों की रोशनी चली गई है या हमें अब फिट्स बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो नाज़रीन, हेल्थ 21 में आज आपने मुलाहिज़ा फरमाया टॉपिक ब्रेन ट्यूमर के हवाले से इसी वक्त, और इसी के साथ हमारा ये हेल्थ 21 का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान सैयद मेहदी अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।